परछाई एपिसोड 138। अब आगे समायरा अर्नव से कहती है, इतना कुछ हो गया, लेकिन वो तांत्रिक उन अस्थियों को और भैरवनाथ को बचाने के लिए आई क्यों नहीं। समायरा के ऐसा कहने पर अर्नव भी इसी सोच में पड़ जाता है। युवराज इस वक्त अपनी मॉम से ही बातें कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां सावित्री के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है। सुहानी निशा और विवेक के साथ बातें कर रही थी। विवेक उन दोनों को डिटेल में बता रहा था कि उसने और अर्नव ने मिलकर कैसे उस भैरवनाथ को मारा। निशा और सुहानी भी उसकी सारी बातों को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। इस वक्त उनमें से किसी को भी ये याद नहीं था कि वो साया अभी उन लोगों के साथ ही है, सिवाय समायरा के। समायरा उस साए को देखकर सबको वहां से जाने के लिए कहने ही वाली होती है, तभी उसकी नज़र दृष्टा पर पड़ती है, जो फुल स्पीड से विवेक की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर समायरा भी विवेक के पास ही जाने लगती है। इस समय विवेक की पीठ दृष्टा की तरफ थी, इसलिए वो उसे नहीं देख पा रहा था। लेकिन सुहानी की नज़र विवेक के करीब आती हुई दृष्टा पर पड़ती है। सुहानी ये देखकर डर जाती है और डर की वजह से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो बस आंखें फाड़कर दृष्टा को देखती रह जाती है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर विवेक उससे कहता है, सुहानी क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो। सुहानी विवेक को पकड़कर पीछे पलट देती है, जिससे विवेक और निशा की नज़र भी दृष्टा पर चली जाती है। दृष्टा को पास आते देख विवेक और निशा की भी वही हालत हो जाती है जो सुहानी की थी। दृष्टा इस वक्त बहुत भयानक दिख रही थी। उसके पूरे चेहरे पर भैरवनाथ का खून लगा हुआ था। इससे पहले कि दृष्टा विवेक के नज़दीक आ पाती, समायरा विवेक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और दृष्टा को घूरते हुए कहती है, सोचना भी मत। समायरा के सामने आने पर विवेक, निशा और सुहानी थोड़ा रिलैक्स होते हैं। समायरा की आवाज़ सुनकर युवराज का ध्यान भी उस सिचुएशन पर जाता है। वो वहीं खड़े होकर ये सब देखने लगता है। युवराज जानता था कि समायरा इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकती है। समायरा के सामने आने पर दृष्टा को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से गुर्राते हुए कहती है, ये लड़का मुझे चाहिए। दृष्टा के ऐसा कहने पर वहां खड़े सभी लोग घबराने लगते हैं और डर से विवेक की हालत तो बहुत खराब हो जाती है। समायरा कहती है, इसने तुम्हारी जान बचाई है। दृष्टा गुस्से में कहती है, इसने मुझसे मेरा शिकार छीना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। समायरा भी गुस्से से कहती है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकती, और अगर इसने भैरवनाथ को मारा नहीं होता तो इस वक्त भैरवनाथ की जगह तुम्हारी लाश वहां पड़ी होती। फिर किसका शिकार करती तुम। दृष्टा समायरा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो गुस्से से एक नज़र विवेक को देखती है, जो अभी डर से कांप रहा था, और फिर उसकी नज़र पास खड़े युवराज पर जाती है, जिससे उलझने की गलती वो फिर से नहीं करना चाहती थी। उसे याद था कि पिछली बार युवराज ने उसकी क्या हालत की थी, इसलिए वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। दृष्टा के जाने के बाद विवेक हंकलाते हुए कहता है, हद है, आजकल सच में भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हमने इनकी जान बचाई और वो मुझे ही मारना चाहती है। निशा विवेक की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। समायरा विवेक की तरफ मुड़कर कहती है, क्या भैरवनाथ को तुमने मारा। विवेक एक नज़र पास खड़े अर्नव को देखकर समायरा से कहता है, वैसे सारा काम अर्नव सर ने किया था। अर्नव सर ने ही भैरवनाथ को बुरी तरह से घायल कर दिया था, मैंने सिर्फ उसके सीने में वो खंजर घुसाया। समायरा कहती है, मतलब उसे तुमने ही मारा। ये कहकर समायरा भैरवनाथ की लाश की तरफ बढ़ने लगती है। विवेक डरते हुए अर्नव से कहता है, अर्नव सर, मैंने उनसे कहा कि सब कुछ आपने ही किया, लेकिन वो मान नहीं रही है। मैं भैरवनाथ को मारने का पूरा क्रेडिट नहीं ले रहा। विवेक की बात सुनकर अर्नव को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए विवेक की पीठ थपथपाने लगता है। समायरा भैरवनाथ की लाश के पास जाती है, जिसे दृष्टा ने लगभग खा ही लिया था, लेकिन अब भी उसके सीने पर वो खंजर लगा हुआ था। समायरा भैरवनाथ के सीने से वो खंजर निकालती है और फिर से विवेक के पास आ जाती है। समायरा उस खंजर को विवेक की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इसे पकड़ो, अब ये तुम्हारा है। समायरा की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस बार युवराज भी समायरा को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि समायरा ऐसा क्यों कह रही है। विवेक भी कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा, इसे तो हम बस भैरवनाथ को मारने के लिए लेकर आए थे, जो अब हो गया है, अब इसका क्या काम। समायरा उस खंजर को और आगे बढ़ाते हुए कहती है, वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। समायरा की बात सुनकर विवेक कंफ्यूजन के साथ उस खंजर को ले लेता है। उस खंजर में अभी भी भैरवनाथ का खून लगा हुआ था, जिसे देखकर विवेक अपना मुंह बनाने लगता है।
इसके बाद युवराज एक नज़र उस साए की तरफ देखता है और फिर सुहानी के पास जाकर उससे वो कलश लेते हुए कहता है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। युवराज की बात पूरी होने पर अर्नव भी कहता है, युवराज ठीक कह रहे हैं, इससे पहले कोई नई मुसीबत आ जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। युवराज और अर्नव के कहने पर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और वो साया चिखते हुए वहीं कैद रह जाता है। युवराज सावित्री, निशा और सुहानी को लेकर घर की तरफ बढ़ रहा था और अर्नव समायरा और विवेक के साथ अपनी कार से जा रहा था। समायरा ने जानबूझकर विवेक को अपने साथ चलने के लिए कहा था। वो रास्ते में विवेक को कुछ बातें समझा रही थी। जैसे जैसे समायरा अपनी बात कहते जा रही थी, वैसे वैसे अर्नव और विवेक के चेहरे पर आए हैरानी के भाव बढ़ते जा रहे थे। युवराज की कार में सावित्री फ्रंट सीट पर बैठी थी और निशा और सुहानी बैक सीट पर। युवराज आज बहुत खुश लग रहा था और सुहानी उसकी खुशी देखकर खुश थी। बस उसके मन में अभी भी एक ही शिकायत थी कि युवराज ने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। सावित्री के चेहरे पर भी इस वक्त बहुत खुशी थी, लेकिन मन ही मन भी काफी बेचैन भी थी। वो जल्द से जल्द यशवंत से मिलना चाहती थी। इतने सालों तक उस कुएं में कैद रहने के बाद भी सावित्री के शरीर में थोड़ी सी कमजोरी के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी और इस बात से युवराज काफी रिलैक्स्ड था। कुछ ही देर में युवराज और अर्नव की कार दीवान विला पहुंच जाती है और सभी कार से बाहर आकर घर के अंदर जाने लगते हैं। सिर्फ सामेरा और अर्नव बाहर रुक जाते हैं। वो कलश इस वक्त युवराज की कार में था, क्योंकि उस कलश को घर के अंदर लेकर जाना किसी को सही नहीं लग रहा था। इसलिए सामेरा अपनी शक्तियों से उस कलश के चारों ओर एक कवच बना देती है, जिससे न कोई उस कलश को ढूंढ सके और ना ही कोई उसे छू सके। लिविंग एरिया में यशवंत सबका इंतजार कर रहे थे। उन्हें अब तक अंदाजा हो गया था कि युवराज और बाकी के लोग कोई डेंजरस काम करने ही बाहर गए हुए हैं। वो बेचैनी से बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, तभी उनकी नज़र अंदर आते हुए युवराज पर पड़ती है। युवराज को देखते ही यशवंत उठकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। यशवंत अपनी जगह पर फ्रीज होकर सामने देखते रह जाते हैं। उनके सामने उनकी वाइफ सावित्री खड़ी थी। यशवंत को देखते ही सावित्री की आंखें भी नम हो जाती है। वो दोनों आज एक दूसरे को कई अरसे के बाद देख रहे थे। सावित्री भीगी पलकों के साथ धीरे धीरे यशवंत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यशवंत नम आंखों के साथ वहीं खड़े रह गए थे। सावित्री के पास आते ही यशवंत उसे गले से लगा लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये सीन देखकर वहां खड़े सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, सिवाय समायरा के। समायरा अब तक उस कलश पर एक कवच बनाकर अंदर आ चुकी थी और उसे युवराज के इस फैमिली ड्रामा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जल्द से जल्द ये जानना चाहती थी कि सावित्री है कौन और उसका मकसद क्या था। लेकिन इस वक्त समायरा ये सवाल पूछ नहीं पा रही थी। उसे पता था कि उसके इस सवाल का जवाब उसे कुछ देर बाद ही मिलेगा, इसलिए वो खामोशी से ये सब देखती रहती है। कुछ देर बाद सभी लोग लिविंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। सावित्री युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज, तुम मुझ तक कैसे पहुंचे और यहाँ ये सब हो क्या रहा है? युवराज इस वक्त सावित्री से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पूछने पर वो उसे शॉर्ट में सारी बातें बता देता है। अपनी बात पूरी करके युवराज सावित्री से कहता है, मॉम, चलिए आप आराम कीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। युवराज के ऐसा कहने पर समायरा इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। अर्नव भी समायरा के पीछे पीछे वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद सुहानी, निशा और विवेक भी अपने कमरे में जाने के लिए उठ जाते हैं। उन तीनों के उठने पर सावित्री भी उठकर उनसे बड़े प्यार से कहती है, बेटा, तुम लोग कौन हो? उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो सावित्री को क्या जवाब दे और सबसे ज्यादा कंफ्यूज सुहानी थी। उसे तो ये डर था कि वो युवराज की मॉम को पसंद आएगी भी या नहीं। जब वो तीनों सावित्री के सवाल का कोई जवाब नहीं देते तो यशवंत सावित्री से कहते हैं, ये तीनों युवराज के स्टूडेंट्स हैं। यशवंत का जवाब सुनकर सावित्री मुस्कुराते हुए कहती है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। सावित्री उन तीनों के पास जाकर उनसे आगे कहती है, तुम सब बहुत बहादुर हो, जो इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत के साथ इस काम में युवराज का साथ दे रहे हो। सावित्री की बात सुनकर वो तीनों बस स्माइल कर देते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। उन तीनों को जाते देख युवराज कहता है, रुको। युवराज के कहने पर वो वहीं रुक जाते हैं। युवराज आगे कहता है, निशा, विवेक, तुम दोनों जा सकते हो। निशा और विवेक अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। निशा और विवेक के वहां से जाने के बाद युवराज सुहानी के पास आता है और उसका हाथ थाम लेता है। युवराज के अपने मॉम डैड के सामने ऐसा करने पर सुहानी नर्वस होने लगती है। अब उसकी नजरें झुक जाती है।
उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़र उठाकर वहां किसी को देख पाए। यशवंत जानते थे कि युवराज सुहानी से प्यार करता है। उन्हें लगा था कि युवराज सावित्री को यही बात बताने वाला है। युवराज ने जिस तरह से सुहानी का हाथ थामा था, उसे देखकर सावित्री को भी समझ आ गया था कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ है। युवराज सावित्री की आंखों में देखते हुए कहता है, मॉम, शी इज माई वाइफ। युवराज के ऐसा कहते ही यशवंत, सावित्री और सुहानी तीनों उसे आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि यशवंत और सुहानी युवराज को हैरानी से देख रहे थे और सावित्री खुशी से। यशवंत युवराज के पास आकर कहते हैं, तुम दोनों ने शादी कब कर ली? युवराज जवाब देता है, कल रात को। सुहानी भी इस वक्त बहुत हैरान थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज इस वक्त इस तरह से उसे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा देगा। सावित्री ये जानकर बहुत खुश थी कि युवराज ने शादी कर ली है। वो फौरन सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। सावित्री को पास आते देख सुहानी और भी ज्यादा नर्वस होने लगती है। सावित्री सुहानी के पास आकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके माथे पर किस कर देती है और उसे प्यार से देखते हुए कहती है, तुम्हारी वाइफ बहुत प्यारी है। ये सुनकर युवराज हल्का सा मुस्कुरा देता है। सुहानी को इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस अपनी नजरें झुकाए हुए नीचे देख रही थी। यशवंत अभी भी हैरान थे। वो युवराज से कहते हैं, तुम लोगों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? युवराज कहता है, डैड, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी मॉम को आराम की जरूरत है, आप इन्हें रूम में लेकर जाइए। ये कहकर युवराज सावित्री से कहता है, मॉम, आप आराम कीजिए, मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। युवराज की बात सुनकर सावित्री भी सीरियस होकर कहती है, नहीं बेटा, ये आराम करने का वक्त नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तुम सबके मन में कई सवाल चल रहे होंगे और ये बहुत जरूरी है कि उनके जवाब तुम्हें जल्द से जल्द मिले। तुम अपने बाकी के दोस्तों को यहाँ बुला लो, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। इधर विशिंग वेल के पास वो साया अभी भी कैद था। तभी वहां कहीं से काला धुआं आने लगता है और वो धुआं सघन होने लगता है। कुछ ही पलों में उस धुएं के अंदर से वो तांत्रिक बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो हैरानी से खुद से कहती है, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि मेरी इतनी जरूरी साधना बीच में ही भंग हो गई। ये कहते हुए उस तांत्रिक की नज़र उस साए पर जाती है जो एक ही जगह पर कैद थी। वो तांत्रिक उस साए को उस हालत में देखकर दंग रह जाती है। वो फौरन अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ती है और फिर अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। इसके बाद मृदुला आज़ाद हो जाती है। तांत्रिक मृदुला को देखते हुए कहती है, किसकी मौत आ गई है जिसने तेरी ये हालत की है? और भैरवनाथ कहाँ है? उसके होते हुए किसी ने तुझे कैद कैसे कर लिया? तांत्रिक की बात सुनकर मृदुला भी गुस्से से कहती है, पीछे मुड़कर देख, तुझे सब पता चल जाएगा कि भैरवनाथ कहाँ गया। मृदुला की बात सुनकर जब वो तांत्रिक पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। उसके सामने भैरवनाथ का बचा हुआ शरीर पड़ा था। उसे देखकर वो तांत्रिक गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, ये सब किसने किया? मृदुला भी गुस्से से कहती है, उस युवराज और समायरा ने। और उन्होंने सिर्फ भैरवनाथ को ही नहीं मारा, वो लोग सावित्री और उस कलश को भी अपने साथ ले गए। मृदुला का जवाब सुनकर वो तांत्रिक गुस्से से चीखने लगती है और उसके चीखने पर उसके चारों तरफ एक धुएं का बवंडर बनकर घूमने लगता है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।